Hello everyone, I hope all of you are doing very well. So there is a good news for all of you. We are starting Haryana ADA batch. Haryana ADA batch start हो रहा है. So आप लोगों के लिए this is starting within 4 days. So and first जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बैच सिर्फ 6500 रुपीज़ पे अवेलेबल है बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज़ VB लॉ. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल्स. So 9 subjects, 90 days, integrated test plus live classes will be there. 3 months का ये बैच है. So just join this batch. ठीक है, इससे पहले कि ये स्टार्ट हो जाए एंड आप मिस कर दो क्लासेस, सो ज्वाइन दिस बैच. एंड अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाते हैं आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर योर एग्जाम. सो दिस इज गोइंग टू बी अ मिनी बैच. ठीक है, सो कल भी हमने लेक्चर किया था. सो ये आपको क्लासेस जो हैं कुछ दिन आपको अवेलेबल रहेंगी सो दैट कि आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सको. इसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस वॉच कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. ठीक है, सो सारे आपके सिलेबस जो है दैट विल बी कंप्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द बर्डन ऑफ प्रूफ. So one is burden of proof that is given in 101. One is onus of proof that is given in 102. So burden of proof जो है this never shifts. ठीक है, ये कभी शिफ्ट नहीं करता है. दिस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट. सो onus of proof, this constantly shifts, this never shifts. So sorry, what is a burden of proof? burden of proof होता क्या है? So this says कि कोई भी अगर ये डिजायर करता है कि कोर्ट जजमेंट पास करे किसी भी लीगल राइट को लेके as to any legal right or liability that is dependent on the existence of facts. So this is कि burden of proof भी उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ए डिजायर करता है कि कोर्ट जजमेंट जो है, ठीक है, ए डिजायर कर रहा है टू गिव जजमेंट दैट बी को इस क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए. अगर ए कोर्ट में आके ये कह रहा है कि बी ने जो है किसी का मर्डर किया है एंड इसको जो है मर्डर के लिए सजा मिलनी चाहिए, तो ए को प्रूव करना होगा कि बी ने मर्डर किया है. सो दिस सेज whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. So when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person. एक और एग्जाम्पल दे देते हैं इसको समझने के लिए. सो ए डिजायर करता है कि कोर्ट जजमेंट दे कि उसका जो है इस लैंड के ऊपर पोजेशन है ऑफ बी by reason of fact which he asserts and जिसको कि B डिनाई कर देता है to be true. So A must prove the existence of those facts. A prove करेगा existence उन facts की. Now on whom the burden of proof lies? burden of proof किसके ऊपर लाई करता है? So burden of proof किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में लाई करता है उस पर्सन के ऊपर जो फेल कर जाएगा अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा on either side. So the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. So there are some illustrations to understand this. Let's take an example. Suppose ये जो है B को सू करता है लैंड के लिए जिसका पोजेशन जो है B के पास है. तो ए ने क्या किया, ए ने बी को सू किया लैंड के लिए. पोजेशन किसके पास है, बी के पास है. ए ये कहता है कि एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी. ये कहता है कि जो ये लैंड है इसको बी के फादर की विल के अकॉर्डिंग ये जो जमीन है वो उसकी है. पोजेशन किसके पास है, बी के पास. ये आके कहता है कि ये जमीन जो है मेरी है, ये जमीन बी के फादर ने जो है अपनी विल में मेरे लिए छोड़ी थी. अगर अब दोनों पार्टीज कोई एविडेंस नहीं देती हैं, ये ने कोई एविडेंस नहीं की दिया इसको प्रूव करने के लिए, कोर्ट तो सबूत मांगता. अगर उसने कोई एविडेंस नहीं दिया तो बी के पास उस चीज का पोजेशन रिटेन रहेगा. सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है, दैट वुड लाई ऑन ए. सो बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या कहता है, दिस इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा किसी भी साइड पे. Next is burden of proof as to a particular fact. So burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on that particular person.
सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को लेके उस पर्सन के ऊपर लाई करता है जो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे इसकी एग्जिस्टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया किस चीज़ के लिए कि बी ने चोरी की है, ठीक है, एंड वो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे। कोर्ट क्या बिलीव करे कि बी ने चोरी की है, उसने ये फैक्ट सी के सामने एडमिट किया है कि मैंने चोरी की है। इलस्ट्रेशन क्या है, ए ने बी के ऊपर केस किया कि इसने चोरी की है। ए चाहता है कि कोर्ट इस चीज में बिलीव करे कि सी ने जो है चोरी की है, ठीक है, दैट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। देन ए को जो है ये एडमिशन प्रूव करनी होगी जो बी ने सी को की है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को लेके उस पर्सन के ऊपर लाई करता है जो चाहता है कि कोर्ट इसकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करे। Next is burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. So the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. तो A चाहता है कि dying declaration prove करे B. A wishes to prove a dying declaration by B. तो DD के लिए सेक्शन 32 में सेक्शन अगर हम 32 की बात करें उसमें अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल है। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पर्सन की डेथ का होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जब उसने वो स्टेटमेंट दी है दैट मस्ट बी अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, बट डेथ का होना जरूरी है। सो अगर ए चाहता है, ए प्रूव करना चाहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो बी ने दी है तो ए को क्या प्रूव करना होगा, ए को बी की डेथ को प्रूव करना होगा। अगर बी की डेथ वो प्रूव नहीं कर पाया तो डीडी एडमिसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ए ये चाहता है, ए विश करता है कि वो सेकेंडरी एविडेंस से कोई लॉस्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना चाहता है तो उसको ये तो प्रूव करना होगा ना कि डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी एविडेंस देना है तो ही नीड्स टू प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। So the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. तो illustrations आपने सॉरी अच्छे से करनी है। illustrations में से direct questions आते हैं, ठीक है। Next is burden of proving that case of accused comes within exception. तो अगर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है, दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को जो है केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। प्रोसिक्यूशन नीड्स टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर एक्यूज चाहता है, सपोज ए ने जो है मर्डर कर दी, ए ने बी का मर्डर कर दी, ए का प्रोसिक्यूशन चल रहा था, ए ने क्या किया, ए का केस चल रहा था। ये चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि जो इसने ये मर्डर किया है उस टाइम पे ये अनसाउंड माइंड का था, ये अपनी सेंसेस में नहीं था, ही वाज इन द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसको नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। देन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, देन बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सो व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, सेक्शन आपने याद रखना है, डायरेक्ट सेक्शन आता है, as to the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the IPC or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him and the court shall presume, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, कि पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं है। तो कौन प्रूव करेगा, एक्यूज्ड को प्रूव करना होगा कि मेरा जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो ये जो बर्डन है वो उसके ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज आस्क्ड इन डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स। सॉरी, आई एम नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई he is charged with traveling on a railway without a ticket. ये पे चार्ज लगता है कि वो रेलवे में ट्रेवल कर रहा है बिना टिकट। तो ये बर्डन दैट उसके पास टिकट है ये उसके ऊपर है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। तो जब कोई भी फैक्ट, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन,
बर्डन उसको प्रूव करने का उसके ऊपर है। ए पे अगर चार्ज लगता है ट्रैवलिंग ऑन ए रेलवे बिना टिकट के, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज समथिंग। Next is burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years. So section 107 deals with presumption of survivorship. Section 107 में presumption हम ड्रॉ करके चलते हैं कि पर्सन जो है पिछले 30 सालों से जिंदा है। तो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या एक्स पर्सन है, सपोज कि क्या ये जिंदा है या मर चुका है, एंड ये शो हो जाए कि ये पर्सन पिछले 30 सालों से जिंदा है। अब सडनली कोई पर्सन आता है, ठीक है, सपोज वाई पर्सन कम्स एंड ही सेड कि नहीं ये तो जिंदा नहीं है। तो अगर कोई आगे ये कहता है कि ये जिंदा नहीं है, तो ये बर्डन प्रूव करने का उसी के ऊपर लाई करेगा। तो व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड and it is shown that he was alive within 30 years, so the burden of proving that he is dead is on the person who informs it. So section 107 deals with presumption of survivorship. Section 108 this deals with presumption of death. So ये कहता है कि अगर ये क्वेश्चन रेज हो जाए कि क्या ये पर्सन जिंदा है या मर गया, एंड ये प्रूव करना कि इस बंदे के बारे में पिछले 7 सालों से किसी ने नहीं सुना, उसके नियर रिलेटिव्स, उसके डियर वंस, उसके फैमिली मेंबर्स जो नेचुरली जिन्होंने उसके बारे में सुना होता। अब सडनली आके कोई बंदा कहता है कि नहीं ये तो जिंदा है, तो बर्डन भी उसी के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। दिस सेज व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज प्रूव्ड दैट he had not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted on the person who. Next is burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord, tenant, principal and agent. तो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये पर्सन पार्टनर है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट हैं, एंड ये शो हो जाए कि हाँ ये तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की तरह ही जो है रह रहे थे या बिहेव कर रहे थे प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह, सडनली आगे कोई पर्सन कहता है कि नहीं ये तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का इनके बीच में रिलेशन नहीं है, अगर था तो वो सीज कर गया, तो वो नहीं है अब। सो बर्डन भी उसी के ऊपर लाई करेगा जो ये स्टेटमेंट आगे देता है। कहता है व्हेन द क्वेश्चन इज whether the persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or see or have ceased to stand to each other is on those relationships is on the person who affirms it. Next is burden of proof as to ownership. सो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये पर्सन ओनर है किसी चीज़ का, वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कि कोई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट कैन बी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान में रखना है, एनीथिंग वर्ड इज यूज्ड है। So when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in the possession, so the burden of proving that he is not the owner sorry, तो बर्डन ये प्रूव करने का कि नहीं ये ओनर नहीं है, उस पर्सन के ऊपर है कि जो ये आके कहता है कि नहीं ये तो ओनर नहीं। ठीक है, अगर सपोज कोई ए पर्सन है, इसके पास इस घर का पोजीशन है, ए का ये ए के पास पोजीशन है, इसमें रह रहा है, एक्स कोई बंदा आके कहता है कि नहीं ये तो घर इसका नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस बंदे के ऊपर लाई करेगा, एक्स के ऊपर। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है पार्टीज के बीच में, क्या वो गुड फेथ में हुई है, एंड वो ऐसे रिलेशन में स्टैंड करते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर कोई एडवोकेट है, ठीक है, उसका कोई क्लाइंट है, वो उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, एडवोकेट क्लाइंट से प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है रिगार्डिंग क्वेश्चन इन सूट में कोई प्रॉपर्टी है, वो उससे परचेज कर लेता है गुड फेथ में। सो अगर गुड फेथ में ऑफ ए सेल बाय क्लाइंट टू अटॉर्नी इज इन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में आया कि क्या जो ये एडवोकेट ने जो
ये प्रॉपर्टी खरीदी है क्लाइंट से, क्या ये गुड फेथ में खरीदी है, ठीक है, क्या जो ये ट्रांजैक्शन हुई दोनों के बीच में क्या गुड फेथ में हुई है या उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज को प्रूव करने का वो किसके ऊपर लाई करेगा, दैट लाइज ऑन दैट उस पर्सन के ऊपर जो पोजीशन में है एक्टिव कॉन्फिडेंस की। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, अगर ये क्वेश्चन रेज होता है, द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय अ सन हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ एज टू ए पर्सन इन क्वेश्चन इन ए सूट ब्रॉट बाय द सन। सो अगर कोई सन है सपोज एक्स, या भी 18 का हुआ है, इसने कोई सेल की अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर को, तो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या फादर ने जो है उसको इन्फ्लुएंस करके एक्टिव कॉन्फिडेंस का उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के क्या ये प्रॉपर्टी उससे ली है, ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी सेल करवाई है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ कि नहीं ये गुड फेथ में हुई है ट्रांजैक्शन, दैट लाइज ऑन द फादर, दैट इज। तो आई जस्ट होप कि आपके 101 टू ये सेक्शंस जो हैं अच्छे से रिवाइज हो गई हैं। सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर हियर लर्नर्स, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी इज कंडक्टिंग फ्री ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 5th of March, परसों ही है। सो मार्क योर कैलेंडर्स एट 12 PM। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेस्ट, ठीक है। सो 12 बजे है, ठीक है, आपको चांस मिलेगा, आप 100% स्कॉलरशिप विन कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर फ्री फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स विद अनअकैडमी। सो apart from this, I have already told you, you can just join this batch at a very cheaper price by using this code link, and details you will get in the description box. Thank you so much everyone. I'm just ending the lecture.